Welcome students in our 7th lecture of linear programming problem. In the previous lecture we make practice of formulations. ठीक है, and we studied some definitions. The first is solution, then second is feasible solution, optimal solutions, decision variables, all these. ठीक है, तो आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे बट हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. अब जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेंगे तो आपके पास डिसीजन वेरिएबल या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे. तो यहीं पर हम इसको डिवाइड करते हैं कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो हम कौन सा मेथड ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल 2 से ज़्यादा हैं तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं टू सोल्व our linear programming problem. तो solution for the linear programming problem. ठीक है, तो अब solution आपके बहुत सारे हैं. जैसे जैसे आपके पास हैं graphical method which is in our syllabus, that is in our syllabus. Then there is a simplex method. Then there is another method, that is dual simplex method. Then there is biggest M method. And revised simplex method. जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा कंस्टेंट्स आएंगी, कंडीशंस बढ़ेंगी, उस हिसाब से हमारा मेथड्स के वे हो जाते हैं. बट इन आवर सिलेबस देयर इज़ अ सिंप्लेक्स मेथड. तो प्रेफरेंस कब मिलती है अगर आपको सिंप्लेक्स भी लगाना है और ग्राफिकल भी लगाना है. इन आवर सिलेबस ग्राफिकल मेथड, सॉरी. तो ग्राफिकल को प्रेफरेंस हम देते हैं इफ़ decision variables are two, that is one is x and second is y. तब इन मेथड्स में हम इसे प्रेफरेंस देते हैं. सिंप्लेक्स भी आप 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि जब वेरिएबल 2 से ज़्यादा हैं तब आप सिंप्लेक्स लगाएंगे. 2 वेरिएबल में सिंप्लेक्स लगता है. चलिए, ये हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूड है, ओनली दिस वन. तो अब हमें एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल है, तो ये हमने सॉल्यूशन किया था. तो आप में से मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. तो मैं और बता देती हूँ फ्रेंड. आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 पार्ट हैं, ए, बी एंड सी. व्हाट इज़ ए? दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सेकंड क्या था? कंस्ट्रेंट. राइट आंसर. कंस्ट्रेंट्स वो होती हैं जो आप डिसीजन वेरिएबल एक्स एंड वाई पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं. दे आर आवर B part. This is our B part. The solution is the set of all those values of x and y which satisfy our constraints. यानी हमारे B part को जो satisfy करता है वो set values x और y की, वो हमारा solution होगा. ठीक है. अब इस solution में जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी ग्राफ बनाते हुए. कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगी, बट कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो फिजिबिलिटी कंडीशंस, नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करेंगे एंड नॉन नेगेटिव को भी करेंगे, दे आर नोन एज द फिजिबल सॉल्यूशंस. फिर हमें एक फिजिबल रीजन ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है? फिजिबल रीजन. तो वो अभी मैं ड्रॉ करूँगी क्वेश्चन, फिर उसमें आपको दिखाऊंगी कि यहाँ ग्राफ में फिजिबल रीजन कौन सा बने. इन फिजिबल रीजन के आगे फिर कॉर्नर्स बनेंगे, दैट इज़ द कन्वेक्स रीजन. फिजिबल रीजन भी बोल सकते हैं इसको, कन्वेक्स रीजन भी बोल सकते हैं. तो आपका जो ग्राफिकल मेथड है, इट्स फर्दर 2 पोर्शन में हम इसे डिवाइड कर देंगे. 2 वे से हम इसे कर सकते हैं. द वन इज़, उसका हम नाम लेते हैं कॉर्नर कह दो, या फिर इसे एक्सट्रीम बोल दो, कॉर्नर और एक्सट्रीम पॉइंट मेथड. आज हम इसे करेंगे. ठीक है, पॉइंट मेथड. एंड द सेकंड ग्राफिकल मेथड्स विच इज़ यूज फॉर 2 वेरिएबल इज आइसोप्रॉफिट और इसका दूसरा नाम है आइसोकोस मेथड.
आइसोकॉस्ट मेथड। दोनों का स्टार्टिंग के 4 पॉइंट सेम है, लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा हम डिफरेंस देते हैं जब हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो आज एक क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने एक आपको लेक्चर डिलीवर किया था सेकंड, उसमें एक फॉर्मूलेशन आपने की थी बच्चों। द क्वेश्चन वाज दिस वन इन लेक्चर 4th, ठीक है। तो वहाँ एक क्वेश्चन था आपका फैन वाला, ठीक है। आज हम ये नहीं करना, उस दिन मैंने करवाया था व्हाट इज़ द फॉर्मूलेशन ऑफ दिस वन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको फॉर्मूलेशन आती है। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आएगा कि व्हाट आर, यहाँ लास्ट में देखो लिखा था ट्रांसलेट दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली। इंस्टेड ऑफ दिस अगर क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो तो ये कहेंगे सॉल्व दिस प्रॉब्लम ग्राफिकली। इन दैट केस फिर हम आज वाली टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो इसकी फॉर्मूलेशन क्या थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने किया था। लास्ट वो फॉर्मूलेशन वाज दिस वन, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम चाहिए तो मैं प्रॉब्लम यही पिक कर रही हूँ। तो इट वाज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आज के क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है ये आपको सेकेंड लेक्चर में मिल जाएगा बच्चों प्रॉब्लम। तो टुडे आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल, सॉल्व दिस प्रॉब्लम ग्राफिकली। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सॉल्व ग्राफिकली क्या ग्राफिकली सॉल्व करना है। प्रॉब्लम इज आपको मैक्सिमाइज जेड गिवन है 250x प्लस 750y subject to constant x plus y less than equal to 60, and the second constant is 5x plus y less than equal to 100 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. Today's question simple. तो आपने क्या करना है ग्राफिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है हाउ मैनी वेरिएबल। अब यहाँ कितने वेरिएबल है, 2 है, ठीक है ना, 2 वेरिएबल्स हैं। तो यस आप इसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो यू विल टेक वन एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज वाई एक्सिस। तो इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीट एंड क्लीन आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो आई एम टेकिंग द फर्स्ट कांस्टेंट। व्हाट इज माय फर्स्ट कांस्टेंट, x plus y is less than equal to 60. x plus y is less than equal to 60. Look at here. इसका नाम ऐसा करो स्मॉल i कर दीजिए। y का मतलब फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकेंड कांस्टेंट। आई विल फर्स्ट ड्रॉ दिस इक्वेशन देन दिस वन। तो अगर इसे ड्रॉ करना हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये स्मॉल 1 है ना, मैं इसको कैपिटल 1 कर देती हूँ। इसका कोई लॉजिक है बच्चे, देखिए समझ आएगा बाद में आपको। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू ले लेते हैं 100। दिस इज माई सेकेंड कांस्टेंट है, 2i है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड है। अब आपने इन लाइंस को ड्रॉ करना है। ये 9th क्लास में आपने सीखा था हाउ टू ड्रॉ दिस। तो 2 पॉइंट आपको स्ट्रेट, ये है तो एक स्ट्रेट लाइन ना, इसको आपने ड्रॉ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए इसका नाम हम रखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। इन दिस केस एक काम कीजिए, एक्स को 0 पुट कर दीजिए। एक्स इज हेयर, वाई इज हेयर। इफ़ यू टेक एक्स इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इन दिस इक्वेशन। एक्स 0 पुट करोगे तो बच्चे वाई क्या बनेगा, 60। तो और पहले के जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, अब सीधा एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डिनेट वाई को करते हैं। तो दिस वैल्यू इज 0,60 and the second point on this one, if I took y 0, if I put y 0, तो this point is 60। काम कीजिए, पहले दोनों पॉइंट देख लीजिए, इससे बेनिफिट रहेगा हमें थोड़ा सा। तो क्या बनेगा देखिए, c कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो अगेन आई पुट x इज इक्वल टू 0। इफ़ यू पुट x इज 0 इन दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू 100 एंड इफ़ यू पुट अनदर पॉइंट d ले लीजिए, y को 0 पुट कर दीजिए। y 0 लोगे तो 5x इज इक्वल टू 100। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, x की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो 20, 100, 60 और ये यानी आपके 10 के मल्टीपल्स आपके बन रहे हैं। तो यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। तो ड्रॉ दिस, क्या बनेगा आपका, आपके देखो डिफरेंस यूनिट स्केल लेना पड़ेगा। तो थोड़ा आपको ध्यान पहले रखना पड़ेगा कि आपका स्केल किधर होगा। तो लेट अस टेक दिस वन एंगल बाइक से जाओ एंड आई ड्रॉ दिस वन। तो आप ऐसा कीजिए, ड्रॉ करो
लाइन एक्स एक्सिस नंबर लाइन ड्रॉ करो। तो ड्रॉ होगी। अब देखिए आपका जो फर्स्ट ड्रॉ द इनइक्वालिटी दिस वन, दिस इज माय फर्स्ट कंस्ट्रेंट। इसके लिए मैंने इसकी इक्वेशन लिख ली। बताइए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 60, तो कहाँ लाई करेगा ये पॉइंट ऑन द 0 60 वाई एक्सिस ना, तो दिस इज योर ए कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए नाम रख दिया, अंडरस्टूड है 0 और 60 है। बी क्या रहेगा आपका 60 0, तो बी कहाँ आएगा, बी ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, दिस इज 60 0, एक्स की वैल्यू 60 है यहाँ और वाई की वैल्यू 0। यू वांट टू ड्रॉ द इक्वेशन फर्स्ट, आई एम नॉट ड्रॉइंग द कांस्टेंट फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मेरा लेस देन का सिंबल होता है ना, तो मुझे सोचना होता है, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। यहाँ इक्वालिटी भी है, तो आई विल ड्रॉ अ डार्क लाइन हेयर द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी पॉइंट्स। तो ए और बी के सेंटर लो और इनको ड्रॉ करो। ठीक है, लाइक दिस, दिस इज माई इक्वेशन 1, नॉट कांस्टेंट 1। तो कांस्टेंट 1 कैसे ड्रॉ करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने क्या करना है, इस लाइन के या तो इधर या उधर कोई भी एक पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट को इस कांस्टेंट पे पुट करके देखो। अगर इसकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब वो पॉइंट इस लाइन के रीजन में है। अब यहाँ पे क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। अगर इस लाइन का रीजन इधर की तरफ है डाउनवर्ड, तो दिस पॉइंट सेटिस्फाई इट्स कांस्टेंट। तो चेक करो, व्हाट यू विल चेक, आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या 0 0 लाई करता है, लाइज इन द रीजन ऑफ कंस्ट्रेंट फर्स्ट। हाउ विल यू चेक दिस, you put 0 plus 0, that is 0, less than equals to 60. This statement is true or false? This is true. It shows me that this point lies in the region of this line. इसका मतलब इस लाइन का रीजन नीचे की तरफ है, यानी कि ये सारे पॉइंट यहाँ पर ऑल इसके नीचे सारा। ठीक है, अब ड्रॉ करिए सेकंड के लिए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, दैट इज 0 100, 0 100 इज हेयर पॉइंट। अब ऐसा करिए, इन दोनों को ज्वाइन करो और बताओ मुझे क्या आता है। तो आप इनको ज्वाइन करो तो आपका आंसर बनेगा इक्वेशन ये वाली। ठीक है, अब आपने इस कांस्टेंट को डिवाइन करना है, ये आपकी सेकंड कांस्टेंट बनेगी अगर आप इसमें रीजन डालते हैं। व्हाट इज माय सेकंड कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट इज 5x प्लस वाई is less than equal to 100. This is my second constant. Again this line is not passing through this point, so I can check this point. Check करो बच्चे 0 0, तो 0 plus 0 is 0, less than 100 in this case. This is true statement. It means this point lies in the region of this line. तो इस लाइन का रीजन किधर होगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स, देखिए आपको पहले आंसर देना था व्हाट इज द सॉल्यूशन। ये हमने की थी ना डेफिनेशन, आई थिंक ये हमने 4th लेक्चर में कर लिया था। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज नथिंग बट द सेट ऑफ, किसका सेट था, डिसीजन वेरिएबल। आई एम रिपीटिंग दैट हियर, x1 एंड x2 विच सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करता है, विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स, जो कि हमने किस में दी थी, बी पार्ट में। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो सेटिस्फाई कर रहा है कंस्टेंट को। देखिए देर आर द 2 कंस्टेंट, वन इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। इट सेज दिस लाइन कि नीचे की तरफ रीजन है, तो ये रीजन इंक्लूड होगा, ये कह रहा है नीचे की तरफ है, बट ये कहता है नीचे की तरफ है, इसलिए ये वाला जो रीजन है ये कांस्टेंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब ये लाइन कहती है रीजन डाउनवर्ड है, इधर है, ये लाइन कहती है रीजन इधर है, तो ये रीजन, ये लाइन जो है ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो ये आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो आपका रीजन कैसे जाएगा, आपका रीजन ये वाला होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो मान लो मैं आपसे पूछती हूँ ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट आपके सॉल्यूशन रीजन में है, यस दिस पॉइंट इज इन सॉल्यूशन रीजन बिकॉज दिस पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द कंस्ट्रेंट्स। सो यस, एनी पॉइंट इन दिस रीजन, कहीं पर भी आप इस प्लेन में, इसको आप फर्दर आगे ले सकते हो,
एनी पॉइंट ऑन दिस इज द सॉल्यूशन। फिर हमने किया था कि व्हाट इज द फीजिबल सॉल्यूशन, है याद किसी को? एनी स्टूडेंट? फीजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन मैंने कहा था जो ए और बी, व्हाट इज ए? कंस्टेंट। कंस्टेंट कौन सी है आपकी? ये वाला सॉल्यूशन। बी क्या था? नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। इन दोनों कंस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए, इफ आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, व्हाट इज दिस? दिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकता है कोई? दिस इज 0, -10। अगर आप इस 0, -1 को यहाँ और यहाँ पुट करेंगे, डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करके देखना, ठीक है? -10 इज ऑलवेज लेस देन 60 एंड -10 इज लेस देन 100, बट दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है बट नॉट सेटिस्फाई द फिजिबिलिटी कंडीशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये आपका नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है? हमने ये नहीं लेना, हमने लेना है ऑप्टिमल्स डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है बच्चों? ऑप्टिमल। ये भी डेफिनेशन हमने की थी, किसी को याद हो तो बताओ। द फिजिबल सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन था? फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज किसको ऑप्टिमाइज करेगा? विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन is known as ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है? अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा रीजन आपका सॉल्यूशन होगा। अब मुझे तो ये निकालना है बच्चों, फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? अब आप बताइए, यहाँ पर अगर इस लाइन पे जाती हूँ, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, एनी पॉइंट ऑन दिस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, इसमें वाई ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ वाले पॉइंट्स में एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। जाएंगे तो ये आगे भी, बट ये कंस्टेंट इसे इंक्लूड नहीं करते तो ये रीजन में नहीं जाएंगे। तो वी विल कंस्ट्रक्ट दिस रीजन। तो ये जो शेडेड पोर्शन बनेगा, दिस इज़ द फिजिबल सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस? दिस इज फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है? आज हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? एक्सट्रीम पॉइंट मेथड, ठीक है? और मैंने बोला था कि इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। तो ये जो बने ना ये पॉइंट्स, ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को हम कॉर्नर बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा ना, वो तो या तो इन पॉइंट्स में से कोई एक होगा, ये थ्योरम होती हैं, और या फिर किसी लाइन के पैरेलल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है? अभी फ़िलहाल मेरे पास ये पॉइंट नहीं है, ठीक है? हाउ टू फाइंड दिस पॉइंट? ABCD नाम हो गए थे, लेट अस टेक दिस पॉइंट इज E। मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो दिस पॉइंट, दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ, किसका है? E पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वेशंस, वन इज x + y = 60, सेकेंड इज 5x + y = 100। सोल्व करिए बच्चे, 4 रह जाएगा, 40, 10 आ जाएगा, 10 इसमें पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी 50। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 10, 50, ठीक है? कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है? वही कहता है कि जब आपको ये रीजन मिल जाता है, इसको हम कन्वेक्स रीजन भी कहते हैं, कन्वेक्स रीजन, ठीक है? ये जो आपका फिजिबल रीजन हुआ, द रीजन विच इज सेटिस्फाइड बाय द कॉन्स्टेंट्स एंड द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस इज नोन एज द कन्वेक्स रीजन, ठीक? अब इसके कॉर्नर्स पे जेड की वैल्यू निकालिए। अब देखिए ये पॉइंट क्या था आपका? डी पॉइंट। क्या कोऑर्डिनेट थे इसके? 20, 0। तो आपका जेड जो फंक्शन है, व्हाट इज़ माय जेड हेयर? क्या है बच्चों आपका जेड? जेड आपका मैक्सिमाइज 250x + 75y। ऐसा कीजिए, जेड की वैल्यू डी पर निकालिए। इसका मतलब x को क्या पुट करना है? 20 और y को 0। यहाँ पे x को 20 यानी 250 × 20 + 0, देखो कितना बनता है? 5000। देन वैल्यू ऑफ z एट E,
तो ये आप निकालिए क्या बनती है। तो आपकी वैल्यू कितनी बनी बच्चे, देखिए 20 जीरो पुट करोगे तो 5000 आया। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1050 थे, एक्स की वैल्यू 10 है यानी वाई ये, जेड क्या है आपका 250 एक्स की वैल्यू पुट कर दो 75 इंटू वाई 50 तो 6200 जी बच्चों। तो वैल्यू एट ए कितनी बनेगी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आपका ए पॉइंट है ये वाला, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, वाई एक्सिस पे ना 060, तो वैल्यू ऑफ जेड ये पैरों में ए लिखते हैं आप इसके सब्सक्रिप्ट ए, इट मीन्स आपको जेड की वैल्यू, व्हाट इज़ योर जेड, जेड इज़ 250x प्लस 75y, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 060, 060 मीन्स यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 60, तो 0 इंटू 250 तो 0 हो जाएगा, तो 75 इंटू 60 कितना बना, कैलकुलेट करना 3742 और 345, ठीक है। तो अभी एक चीज़ देखिए, हमने इसमें क्या क्या किया, फिजिबल सॉल्यूशंस एनी पॉइंट इन दिस रीजन, ये जो पूरा रीजन बनेगा ना इसका नाम क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन की थी ना, दिस इज आवर, दिस पॉइंट is my feasible solution, any point in this region is known as feasible solution, and this region का नाम क्या है, इस region को जनरली हम R से डिनोट करेंगे, और R का रीजन के R को क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट, जो होल बाउंड्री जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज माई फिजिबल, क्या है, दिस इज फिजिबल रीजन, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम 3 थ्योरम भी करेंगे जिसके ऊपर हमारा सॉल्यूशन डिपेंड होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए द प्रॉब्लम थी एंड आपने एक फिजिबल रीजन निकाला, आपको फिजिबल रीजन, आपको पूरा बाउंडेड मिल गया, बाउंड्री मिल गई है, ठीक है। इस बाउंड्री के चारों तरफ अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें तो इस सर्कल के अंदर आपकी बाउंड्री जा रही है, ठीक है। तो ऐसा जो रीजन होता है जिसमें आप फिजिबल रीजन बना रहे हो और उस पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो होल रीजन जो आपका फिजिबल है वो सर्कल के अंदर आता है, ऐसे रीजन को बोलते हैं हम बाउंडेड रीजन। तो ये एक एग्जांपल ऐसा आपको मिला, प्रॉब्लम मैक्सिमाइज थी, दो आपके पास कंस्ट्रेंट्स थी और रीजन आपका फिजिबल रीजन बना था और रीजन भी बाउंडेड था, ठीक है। तो अब आपको देना है कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, तो ये हम कॉर्नर मेथड कर रहे हैं या एक्सट्रीम पॉइंट मेथड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर मुझे क्या करना है, आई कैलकुलेटेड हेयर द वैल्यू ऑफ जेड, तो इस पॉइंट पे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 0 0 मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है, 0 इंटू 250 प्लस दिस वन 0, तो वो तो जेड की वैल्यू एट ओरिजिन तो 0, ए पॉइंट जिस पॉइंट पर, इसका पॉइंट का नाम क्या था डी, डी पर वैल्यू कितनी आई है आपकी, दिस इज माई 5000, ठीक है। ई पर पॉइंट पर 6250 एंड ए पॉइंट पर 4500, प्रॉब्लम कैसी है अब आपने यहाँ देखना है। अगर बाई चांस ये प्रॉब्लम होती मिनिमाइजेशन, इन दैट केस जिन पॉइंट्स पर वैल्यू मिनिमम है आप उसे आंसर कह देते, बट अपनी प्रॉब्लम कैसी है बच्चों, दिस इज आवर मैक्सिमाइज, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, डी पर 5000, ई पर 6250 और ए पर आपकी 4500, तो विच इज़ मैक्सिमम, दिस वैल्यू इज मैक्सिमम एंड द सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू इज दिस ई पॉइंट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, एक्स इज माई 10 एंड वाई इज माई 50 एंड हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ decision variables which optimize the problem and what is this optimal value, तो optimal value क्या आएगी, optimal value या value of z is equal to 6250, ठीक है। तो दिस इज़ योर कंप्लीट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में आपके पास फॉर्मुलेशन भी आएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो आपसे ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा कि सॉल्व दिस ग्राफिकली, तो आपने ये पोर्शन कर देना है, और यहाँ केस तब है जब आपका फिजिबल रीजन कैसा बना, बाउंडेड, इन दैट केस यू कैन फाइंड। अगर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन होती है तो इसका आंसर क्या देते हैं ओरिजिन पे, या फिर इसका आप प्रॉपर आंसर दूसरा निकालते हैं, उसमें फिर ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जाएगी तो ये उस केस में नहीं जाएगा, ठीक है। एंड
आपने जब स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाया था। सेकंड लेक्चर में हमने किया था फर्नीचर डीलर डील्स ओनली दिस टू आइटम्स टेबल एंड चेयर। तो इसकी जो फॉर्मूलेशन थी वो यही क्वेश्चन था आपका, जो हमने अभी भी किया। तो आपका एक्स किसे इंडिकेट कर रहा था, अगर आपको मेमोराइज हो तो इस क्वेश्चन में एक्स था आपका नंबर ऑफ टेबल्स और वाई क्या था, दैट इज़ द चेयर। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन, तो आपने इसको फॉर्मुलेशन वाला यानी सेकेंड लेक्चर का फर्स्ट पार्ट करके फॉर्मुलेशन बना देनी है, फिर इसको सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग यू गॉट दिस आंसर, तब आपने फिर आंसर क्या देना है, द डीलर विल कंस्ट्रक्ट 10। अब एक्स किसे इंडिकेट किया गया था सेकेंड लेक्चर में, एक्स इज द टेबल्स एंड वाई इज द चेयर्स एंड व्हाट इज द प्रॉफिट टू द डीलर, दैट विल बी 6250। अब देखिए मैंने बड़े उससे यहाँ बताया कि दिस रीजन इज बाउंडेड, अगर ये रीजन बाउंडेड ना हो तो क्या होगा। तो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम विच वी विल डिस्कस इन द लेक्चर। ये आपका 7th है तो हम 8th लेक्चर में करेंगे। एंड देयर आई विल गिव द कंप्लीट वर्किंग प्रोसीजर टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशंस, जैसे आज ही हमने किया है। इसमें फर्स्ट कंस्टेंट्स बनाई हैं, कंस्टेंट ड्रॉ की है, देन रीजन निकाला है, कॉर्नर्स निकाले हैं, पॉइंट निकाले हैं, फिर मैक्सिमम तो रिटर्न में करेंगे वहाँ। एंड कि आपका जो सॉल्यूशन है क्या वो हमेशा जैसे यहाँ है इस क्वेश्चन में आंसर आपका यूनिक सॉल्यूशन आया, डेफिनेटली आप कह रहे हो कि दिस विल बी द आंसर एंड एक्स इज़ द इतनी चेयर बनानी चाहिए इतना वो, तो क्या आंसर हमेशा एक डेफिनेट आएगा या देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे, क्या पता कोई फिजिबल सॉल्यूशन ही ना हो। तो देयर आर द वेरियस केसेस, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम फेस करेंगे। ठीक है, मे बी सॉल्यूशन बाउंडेड है, मे बी अनबाउंडेड, क्या आपका सॉल्यूशंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो क्या वैल्यू जो है वो हमारी अलग आएंगी। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या किसी क्वेश्चन में, अब आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना बुक के, तो क्या ऐसा होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं यानी सॉल्यूशन है वो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन ऑप्टिमल वैल्यू सिंगल आ रही है। तो ऐसा एग्जाम्पल आप ढूंढ के रखना। ठीक है, तो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।